सवाल गिवन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्री कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट की। इसका मतलब है कि आप 4 अलग अलग तरह की लेके या 4 अलग अलग नोड लेके आप कितने बाइनरी ट्री बना सकते हो। तो हमें पता है कि जब भी बाइनरी ट्री की बात होती है तो बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके पास मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो, 2 चिल्ड्रन हो। ए ट्री विथ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी ट्री का जो नोड होता है, बाइनरी ट्री का जो नोड होगा या तो वो 0 डिग्री नोड होगा या 1 डिग्री नोड होगा या फिर 2 डिग्री नोड होगा। 2 से ज्यादा उसके चाइल्ड नहीं हो सकते। अब यहां पर ये पूछा है कि आपके पास 4 अलग अलग की है। जैसे मान के चलो कि आपके पास ए, बी, सी और डी 4 की है और इन 4 की को लेके आप कितने तरह के बाइनरी ट्री बना सकते हो। मान के चलो कि आपके पास फिलहाल 2 ही की है, ए और बी। तो ए और बी को लेके आप कितने बाइनरी ट्री बना सकते हो। तो आप कह सकते हो कि ए और बी ये पहला बाइनरी ट्री बन सकता है और ए और ये बी ये दूसरा बाइनरी ट्री बन सकता है। मतलब एक बार हमने नोड को लेफ्ट साइड में जोड़ दिया और अगली बार हमने नोड को राइट साइड में जोड़ दिया। क्या इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? हाँ, ये दिमाग मत लगाना कि यहां पर हम बी कर दे फिर यहाँ ए कर दे फिर बी कर दे फिर यहाँ ए कर दे। ठीक है, ये नहीं। हमें कितने वेरिएशन हो सकते हैं? तो 2 ही वेरिएशन हो सकते हैं। कब? जब आपके पास कितने हो, 2 नोड हो। लेकिन जब आपके पास 4 नोड हो तो उस केस में कितने होंगे, या 4 से ज्यादा हो तो उस केस में कितने होंगे। ये डिसाइड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं कैटलान नंबर। ठीक है, अब आपको नाम याद रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला याद कर लेना। वो होता है 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। और जहां पर n का मतलब क्या होता है, n इज नंबर ऑफ नोड्स। अब यहां पर इस केस में n की वैल्यू कितनी है, 4 हमें गिवन है, n की वैल्यू 4 गिवन है। जब n की वैल्यू 4 गिवन है तो टोटल कितने बाइनरी ट्री बनाए जा सकते हैं, तो 2n फैक्टोरियल। दैट मींस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+1, 4+1 का फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाई 4, 3, 2 एंड 1। इसी तरीके से हम फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं। अब 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 से 8 और 3, 2 तो टोटल कितने 14। टोटल कितने बाइनरी ट्री बनाए जा सकते हैं 4 नोड को लेके, तो आपका जवाब होगा टोटल कितने 14। कई ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब मान के चलो कि यहां n की वैल्यू 3 होती तो उस केस में कितने नोड क्रिएट किए जा सकते थे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का फैक्टोरियल 3+1 का फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3, 2 एंड 1। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 6, 5 एंड 4। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2, 6 से 6 तो टोटल कितने 5। टोटल कितने तरीके से ट्री बनाए जा सकते हैं, तो आपका जवाब होगा 5 तरीके से हम ट्री बना सकते हैं। अब मान के चलो वो जो 3 नोड है वो ए, बी और सी, वो 3 नोड है, तो कौन कौन से 5 बाइनरी ट्री बन सकते हैं। तो आपका जवाब होगा, हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये पहला बाइनरी ट्री हो गया। हम चाहे तो इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये हमने लेफ्ट स्क्यू ट्री बना दिया, ये राइट स्क्यू ट्री बना दिया, तो ये सेकंड नंबर पे हो गया। हम चाहे तो इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, एक इसका लेफ्ट चाइल्ड बना दिया, एक इसका राइट चाइल्ड बना दिया, तो ये तीसरा पैटर्न हो गया। अगर चौथे पैटर्न की बात करें तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये इसका लेफ्ट हो गया बी, फिर इसका राइट हो गया सी, ये चौथा पैटर्न हो गया। और पांचवा पैटर्न ये भी हो सकता है, ये बी और सी इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ये पांचवा पैटर्न हो गया। क्या इसके अलावा और कोई पैटर्न बनेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल भी और कोई पैटर्न नहीं बन सकता 3 नोड को लेके। तो ऐसे जब 3 नोड होंगे तो टोटल कितने ट्री बनेंगे बाइनरी ट्री 5, और जब 4 होंगे तो टोटल कितने
14 बाइनरी ट्री देखने को हमें मिलेंगे। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि द नंबर 1 2 अप टू n आर इंसर्टेड इन ए बाइनरी सर्च ट्री, मतलब एक बीएसटी में 1 से लेके n तक नंबर आपको क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करने इन द सेम ऑर्डर। लेकिन एक कंडीशन है कि इफ इट्स राइट सब ट्री हैज p नोड, यदि इसके राइट सब ट्री के पास में टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं, p नोड है, देन द फर्स्ट नंबर टू बी इंसर्टेड इन द ट्री मस्ट बी। मतलब कि ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आप इस लिस्ट में से पहला कौन सा नंबर होगा जिसको आप क्या बनाओगे, यहां पर पहला नोड बनाओगे या जिसको आप रूट नोड बनाओगे। तो मान के चलो कि आपके पास जो नंबर गिवन है वो है 1 2 3 अप टू कहां तक, n तक ये नंबर जाएंगे। अब आपको ट्री इस तरीके से डिजाइन करना है कि ये इसका रूट नोड हो गया, ये इसका लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा, ये इसका राइट सब ट्री हो जाएगा, और शर्त यह है कि इस राइट सब ट्री में जो नंबर ऑफ नोड होंगे वो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, यहां पर p, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, p होंगे। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि यहां से कहां से शुरू करें। हमें पता है कि जब भी हम सीक्वेंस को लेके बीएसटी क्रिएट करते हैं तो जो सबसे पहला जो नोड आता है उसी को हम क्या मानते हैं, यहां पर रूट मानते हैं। तो यहां पर रूट वाला इस लिस्ट में से, इन नंबर में से कौन सा वाला फिक्स किया जाए, कब, जब इसके राइट सब ट्री में कितने नोड होने चाहिए, p नोड होने चाहिए। तो मान के चलो कि जो रूट नोड है उसको हम k मान लेते हैं, रूट नोड को हमने क्या मान लिया, k मान लिया। अब इस रूट नोड को अगर हमने k माना है, जैसे सपोज करो 8 नंबर लिए हमने, 7 और 8, टोटल 8 नंबर लिए। इस 8 में से कहीं ना कहीं से हमें शुरू करना पड़ेगा इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो मान के चलो कि हमने यहां से k को माना है, तो यहां पर इसके लेफ्ट में कुछ नोड होंगे और राइट में कुछ नोड होंगे। अब जो लेफ्ट में नोड होंगे वो कहां से होंगे, फ्रॉम 1 टू k-1, और जो राइट में जो नोड होंगे वो कहां से, फ्रॉम k+1 टू n। यही तो होगा, k+1 टू n। और इस बात को ऐसे समझो कि मान के चलो आपने 3 से शुरू किया, कहां से शुरू किया आपने, 3 से, तो फिर 3 को आपने क्या बनाया, रूट नोड बनाया। अब इसके जो छोटे वाले एलिमेंट है वो तो यही आएंगे, तो आएंगे कहां से, 1 से लेके 2 तक, 1 और 2, और यहां कौन से आएंगे, 4 5 6 7 और 8, और 8 यहां पर क्या है, टोटल नंबर, n की वैल्यू तो है। तो यहां से जो 1 और 2 कहां से मिलेगा, मान के चलो कि ये k है तो ये k-1 ही तो होगा, और 4 k+1 से लेके 8 क्या है यहाँ पर, n। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मान के चलो हमारा रूट नोड k है, तो उस केस में जो लेफ्ट सब ट्री के जो नोड होंगे वो 1 से लेके k-1 तक होंगे, और जो राइट सब ट्री के जो नोड है वो k+1 से लेके n तक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये टोटल कितने हैं, ये टोटल आपके कितने हैं, तो आपका जवाब होगा कि इस n में से k को माइनस कर दो, n में से k को माइनस कर दो, तो आपको राइट सब ट्री के टोटल नोड मिल जाएंगे। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, और k की वैल्यू क्या है 3, तो टोटल कितने हैं 5। एक बार काउंट करो, टोटल 5 है क्या, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन किसके इक्विवेलेंट आएगा, n k के इक्विवेलेंट। और हमें यह भी पता है कि n k की वैल्यू तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि वो किसके बराबर होना चाहिए, p के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो n k है वो किसके बराबर हो गया, p के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि अगर n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो तो वो हो जाएगी p प्लस k, और अगर k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो तो वो हो जाएगा n p। और हमें यही तो पूछा गया था कि आपका फर्स्ट नंबर कौन सा वन होने वाला है, और फर्स्ट नंबर कौन सा वाला, मतलब k, और k की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर n p के बराबर होगी। ऑप्शन में p n p+1 n p n p। यस, ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि ये बाइनरी सर्च ट्री इज जनरेटेड बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये कुछ इंटीजर की सीक्वेंस है, इनको लेके आपको एक बीएसटी जनरेट करना है। द नंबर ऑफ नोड इन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट आर रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जब आप इस सीरीज को लेके बीएसटी
डिजाइन करोगे तो उसके बाद यहाँ ये पूछा गया है कि लेफ्ट सब ट्री में टोटल कितने नोड है और राइट सब ट्री में टोटल कितने नोड है। हमें पता है कि जब भी हम बीएसटी की बात करते हैं तो बीएसटी के अंदर जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे, रूट से, और जो राइट चाइल्ड होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, रूट से। मतलब कि लेफ्ट चिल्ड्रन की जो वैल्यू होगी वो रूट से छोटी होगी और राइट चिल्ड्रन की जो वैल्यू होगी वो रूट से बड़ी होगी। और एक खास बात और ध्यान रखना कि ये जो प्रॉपर्टी होती है वो रिकर्सिवली डिफाइन होती है, रिकर्सिवली डिफाइन होती है। दैट मीन्स अप्लाई फॉर एवरी सब ट्री। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ही अप्लाई कर दिया। जैसे मान के चलो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक बीएसटी बनाया 70, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो आपका जवाब होगा यस, लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू रूट से छोटी है और राइट चाइल्ड की वैल्यू रूट से बड़ी है। अब आप यहां पर लिख देते हो लेट्स से 40 एंड 10, तो यहां पर इस बात का मतलब यही है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल रूट पे ही अप्लाई नहीं होती है, उसके बाद जितने भी सब ट्री आएंगे उस सब ट्री पे भी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए कि इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो रूट से छोटा होना चाहिए और राइट चाइल्ड जो है वो रूट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस सीक्वेंस से हम बीएसटी तैयार कर लेते हैं। सीक्वेंस है हमारे पास 47 19 5, 47 19 5, 68 23 58, 59 4 6 27 50 14। 27 50 एंड 14, और इसको लेके हमें क्या करना है कि बीएसटी तैयार करना है। हमें पता है कि जब भी हम बीएसटी तैयार करेंगे तो जो सबसे पहला जो नोड होता है वही हमारा क्या बनता है यहाँ पर, रूट नोड। 47 यहाँ पर रूट नोड बन जाएगा। उसके बाद 19 इससे छोटा है कि बड़ा, तो आप कहोगे छोटा तो कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में जाएगा। उसके बाद है 5, 47 से 5 छोटा है क्या, यस। 19 से भी छोटा है, यस, तो 5 इसके लेफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद 68 इससे बड़ा है, यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है तो ये इसका क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड बन जाएगा। उसके बाद 23 47 से छोटा है। उसके बाद 23 19 से बड़ा है, तो ये कहाँ जाएगा, इसका राइट चाइल्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। उसके बाद 58 47 से बड़ा है। उसके बाद 68 से छोटा है, तो ये 68 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। तो ये 47 19 5 23 68 एंड 58। उसके बाद है 39, 39 जो है वो 47 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। उसके बाद आपका 39 19 से बड़ा है तो इसके राइट में जाएगा। उसके बाद आपका 39 23 से बड़ा है तो ये इसका राइट चाइल्ड बनेगा, 39 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 4 47 से छोटा है, लेफ्ट में जाएगा। 19 से भी छोटा है, लेफ्ट में जाएगा। 5 से भी छोटा है, लेफ्ट में जाएगा, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। उसके बाद 6 47 से छोटा है, 19 से भी छोटा है, 5 से बड़ा है, तो ये इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर 6 आ गया। उसके बाद 27 47 से छोटा है, 19 से बड़ा है, तो इसके राइट में जाएगा। अब 27 से बड़ा है तो ये इसके राइट में जाएगा, लेकिन 39 से छोटा है तो ये इसके लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा आपका 27। उसके बाद 50 आपका 47 से बड़ा है, 68 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, और यहाँ 58 से भी छोटा है तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा आपका 50। उसके बाद 14 47 से छोटा लेफ्ट में गया, 19 से छोटा लेफ्ट में गया, 5 से बड़ा राइट में गया, 6 से बड़ा राइट में गया, तो इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा आपका 14। तो ये कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री बनके तैयार है। अब हमसे सवाल ये पूछा था कि लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में टोटल कितने नोड है। तो देखो, ये तो इसका लेफ्ट सब ट्री,
और ये इसका राइट सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री में टोटल कितने नोड है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। और राइट में कितने नोड है? 1 2 और 3। यही हमसे पूछा था। तो अगर कहीं पर भी ऑप्शन हमें 8 3 मिलता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि लेफ्ट में टोटल कितने नोड आए हैं? 8, और राइट में टोटल कितने नोड आए हैं? 3 नोड आए हैं। तो यस 8 3 ऑप्शन जो सी है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है। अब ये वाला जो हमने बताया आपको, ये बीएसटी क्रिएट करने का एक तरीका होता है जो समझा है, लेकिन आपको हर बार ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि बीएसटी की प्रॉपर्टी होती है, आप सबसे पहले इन नंबर को क्या कर लीजिए? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो नंबर आ जाएंगे आपके सबसे पहले 4, फिर 5, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद में 14, देन 19, 14 19, ओ सॉरी एक 6 रह गया, 4 5 6 4 5 6 14 19, 19 के बाद में आपका 23 है, 23 के बाद में आपका 27 है, ये आपका 23 हो गया, 27 हो गया। देन आपका 39 है, 39 के बाद में आपका 47 है, 39 47, 47 के बाद में आपका 50 है, 50 के बाद में यहाँ पर 58 एंड 68, 58 एंड 68, 58 68, नो मोर एलिमेंट। अब देखो रूट नोड क्या बनेगा? जो पहला नोड होगा 47, तो यहां से आपका 47 क्या बन गया? रूट। तो ये इसके जो लेफ्ट में है वो इसका लेफ्ट सब ट्री है, जो इसके राइट में वो इसका राइट सब ट्री है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी क्या कर सकते थे? आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन बीएसटी आपको क्रिएट करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार जो सवाल आएगा वो ऑर्डर सीक्वेंस देके उसके बाद आपसे कोई तीसरी वाली ऑर्डर सीक्वेंस पूछेगा, तो उस केस में आपको बीएसटी बनाना ही पड़ता है। कुछ सवाल भी आगे, हाउ मेनी एजेज डज ए स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ विद n वर्टाइसेस हैव? यहां बात ये पूछी जा रही है कि जो आपका स्पैनिंग ट्री है, मान लो उसके अंदर n नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, तो उस केस में टोटल कितनी एजेज यहां पर होगी स्पैनिंग ट्री में? तो हमें पता है कि जो स्पैनिंग ट्री होता है, स्पैनिंग ट्री का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ग्राफ विदाउट एनी साइकिल, विदाउट एनी साइकिल। अगर आपकी ग्राफ है जिसमें किसी भी तरह का कोई साइकिल नहीं है, तो फिर वो क्या है? आपका स्पैनिंग ट्री है विदाउट एनी साइकिल। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, एसाइक्लिक ग्राफ, एसाइक्लिक ग्राफ इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। कि एसाइक्लिक ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? यहां पर स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, इन ग्राफ if any isolated vertex exist, then it is not spanning tree। बस ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी कोई ग्राफ है और उस ग्राफ में किसी भी तरह का अगर कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स है, आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब हो जाएगा कि ऐसा कोई भी वर्टेक्स, ऐसा कोई भी वर्टेक्स जिसकी जो डिग्री है वो क्या आ रही हो? 0 आ रही हो, मतलब उससे किसी भी तरह का कोई एज कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे वर्टेक्स को हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। और अगर किसी ग्राफ में कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में वो स्पैनिंग ट्री नहीं बन सकता, क्योंकि स्पैनिंग ट्री सिर्फ कनेक्टेड ग्राफ का ही बनता है। और जिस ग्राफ के अंदर आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है वो कनेक्टेड ग्राफ नहीं होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड होके रहता है। तो यही बात यहां पर पूछी है कि अगर n एज है, n वर्टेक्स है, तो उस केस में एजेज कितनी होगी? मान के चलो एक ग्राफ हम लेते हैं, जैसे एक ग्राफ है हमारे पास A B C
एंड डी। और इस ग्राफ को हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करना है। और स्पैनिंग ट्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लेनी होती है। तो हम ए को लिया, फिर बी को लिया, फिर सी को लिया, उसके बाद हमने डी को ले लिया। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट कर रहे हो कि राइट कर रहे हो, ठीक है। बी के थ्रू डी को लिया, सी के थ्रू डी को लिया, बस आपको सारे के सारे वर्टेक्स को क्या करना होता है, कवर करना होता है, जिसमें किसी भी तरह का साइकिल नहीं बनना चाहिए। क्या कोई साइकिल बन रहा है यहाँ पर? नहीं बन रहा। तो यहाँ पर टोटल नोड कितने हैं? तो आप कहोगे 4। और टोटल एज कितनी है? तो आप कहोगे 1 2 3। टोटल एज कितनी है यहाँ पर? 3। अब मान के चलो इस नोड को हमने n बोला है, तो जो एजेस है वो कितनी है यहाँ पर? n-1। ऑप्शन में देखो कहीं n-1, यस, ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि स्पैनिंग ट्री में अगर n वर्टेक्स है आपके पास, तो उस केस में उसमें टोटल जो एज होगी वो कितनी होगी? n-1। और अगर n-1 से ज्यादा एज आ रही है तो समझ लेना कि वो स्पैनिंग ट्री नहीं है, उसमें किसी न किसी तरह का साइकिल बन रहा है। अगला सवाल है, द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बीएसटी इज, ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री? ये बीएसटी आपको गिवन है। यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप समझना, ठीक है। हमें पता है कि जब भी हम ट्री के ट्रेवर्सल के सीक्वेंस की बात करते हैं तो 3 तरह का ट्रेवर्सल सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस होता है उसमें सबसे पहले रूट को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को, और उसके बाद हम राइट सब ट्री को प्रोसेस करते हैं। जो आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस होता है उसमें सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करते हैं, देन रूट को प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हम राइट सब ट्री को प्रोसेस करते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करते हैं, देन हम राइट सब ट्री को प्रोसेस करते हैं, और आखिरी में हम रूट को क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। जब बीएसटी की बात होती है तो बाइनरी सर्च ट्री में जो आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस होता है, कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस इज ऑलवेज सॉर्टेड। ठीक है, जो आपका नंबर मिलेगा वो हमेशा कैसे मिलेगा? सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। कब? जब आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस फाइंड आउट करते हो, किसका? बीएसटी का। उस केस में एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, कि मान के चलो हमारे पास ये बीएसटी है, लेट्स से 50 30 70 15 45 60 एंड 48। ये क्या है हमारे पास? एक बीएसटी है। तो सबसे पहले तो क्या ये बीएसटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, बिल्कुल ये बीएसटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जो आपका लेफ्ट चाइल्ड है वो रूट से छोटा है, राइट चाइल्ड जो है वो रूट से बड़ा है, और ये प्रॉपर्टी हर एक सब ट्री पे अप्लाई हो रही है। 15 इज लेस देन 30, 45 इज ग्रेटर देन 30 एंड 48 इज ग्रेटर देन 45। सिमिलरली जो आपका 60 है वो छोटा है किससे? 70 से। अगर हम इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस की बात करें, कौन सा वाला? इन ऑर्डर। और इन ऑर्डर में सबसे पहले हम किसको प्रोसेस करते हैं? लेफ्ट को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद रूट को प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हम राइट सब ट्री को प्रोसेस करते हैं। तो यहां से शुरू हुए, सबसे पहले किसको प्रोसेस करना है? लेफ्ट को प्रोसेस करना है। फिर सबसे पहले किसको प्रोसेस करना है? लेफ्ट को प्रोसेस करना है। अब यहाँ इसका कोई लेफ्ट नहीं है तो फिर किसको प्रोसेस करेंगे? रूट को। तो यहाँ पर रूट क्या है? 15। उसके बाद इसका राइट नहीं है, फिर उसके बाद यहां जब ऊपर जाएंगे हम तो सबसे पहले रूट को प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट को प्रोसेस कर चुके हैं, तो आप इसके रूट को प्रोसेस करेंगे तो 30, फिर इसके राइट को प्रोसेस करेंगे। अब राइट को प्रोसेस करने के बाद सबसे पहले फिर इसके लेफ्ट को प्रोसेस करेंगे। लेफ्ट यहां पर है नहीं तो फिर रूट क्या है यहाँ पर? 45। उसके बाद इसका राइट क्या है? 48। ना इसका कोई लेफ्ट है ना इसका कोई राइट है, तो फिर यहाँ प्रोसेस किया 48। उसके बाद रूट को प्रोसेस किया 50, राइट सब ट्री को प्रोसेस किया, राइट में फिर वापस से इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस चलाएंगे तो फिर लेफ्ट में जाएंगे, फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, नहीं है तो फिर रूट को प्रोसेस करेंगे 60, फिर इसके राइट को प्रोसेस करेंगे, राइट नहीं है तो फिर इसके रूट को प्रोसेस करेंगे 70। अब ना इसका कोई लेफ्ट है ना कोई इसका राइट है, तो ये इस गिवन ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस है। क्या ये जो नंबर आ रहा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है?
तो आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री को ट्रेवर्स करते हैं तो ट्रेवर्सिंग में जो आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है, आपका सॉर्टेड होता है। अब वापस से सवाल पे चलते हैं, क्योंकि हमें इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यहां पर आपको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस गिवन है और पूछा कौन सा वाला है आपसे, पोस्ट ऑर्डर। अगर आपसे इन ऑर्डर पूछता तो सीधा का सीधा जो नंबर आता वो कैसा आता, सॉर्टेड आता। लेकिन प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर पूछा है तो सबसे पहले हमें प्री ऑर्डर तो गिवन है, इन ऑर्डर हम फाइंड आउट कर लेंगे। प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर से हम ट्री बना लेंगे और उसके बाद उस ट्री से हम उसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्री ऑर्डर है हमारे पास 15, 10, 12, 11। 15, 10, 12, 15, 10, 12, 11, सॉरी। ये कौन सा सीक्वेंस गिवन है हमें, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस गिवन है। इसका इन ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लेंगे। तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है यहाँ पर, 11, उसके बाद 12, 12 के बाद में हो जाएगा आपका 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में आपका 18, देन 19 और उसके बाद 20। ये कौन सा वाला सीक्वेंस हो गया आपका, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस हो गया। ये कौन सा है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस है। प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर से हम यहाँ क्या बना लेंगे, सबसे पहले ट्री बना लेंगे और ट्री से हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान रखना एक चीज, जो भी आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस होता है, प्री ऑर्डर को कैसे करते हैं, सबसे पहले रूट, देन लेफ्ट और उसके बाद राइट। इन ऑर्डर में सबसे पहले हम लेफ्ट को प्रोसेस करते हैं, फिर रूट को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम राइट को प्रोसेस करते हैं। और जो पोस्ट ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हम लेफ्ट को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम राइट को प्रोसेस करते हैं और आखिरी में हम यहाँ पर रूट को प्रोसेस करते हैं। तो एक बात तय होती है कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में जो सबसे पहला जो भी आपका नोड रहता है वही क्या रहता है, आपका रूट नोड रहता है। अगर आपको कहीं पर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस गिवन है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में जो सबसे आखिरी वाला जो नोड होता है वो क्या होता है, आपका रूट नोड होता है। तो जब भी आपको किसी ट्री का रूट नोड डिसाइड करने की बारी आएगी तो या तो आपके पास प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस होना चाहिए या फिर आपके पास पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस होना चाहिए। इनके बिना आप कभी भी उस ट्री का रूट डिसाइड नहीं कर सकते। प्री में सबसे पहले आपको रूट मिलेगा और पोस्ट में सबसे आखिरी में आपको रूट मिलेगा। जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस होता है वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस, अगर एक बार आपको रूट पता चल जाए तो रूट पता चलने के बाद में इसके लेफ्ट में जो भी कंटेंट होता है वो इसका लेफ्ट सब ट्री होता है और इसके राइट में जो भी कंटेंट होता है वो इसका राइट सब ट्री होता है। अब देखो यहां पर ये आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस गिवन है और प्री ऑर्डर में सबसे पहला नंबर क्या आपका 15 है, मतलब 100% इस ट्री का रूट नोड क्या रहा होगा, 15। अब इन ऑर्डर में 15 को ढूंढो, ये रहा 15। अब इसके लेफ्ट में जो भी पोर्शन है वो इसका लेफ्ट सब ट्री होगा और राइट में जो भी पोर्शन है वो इसका क्या होगा, राइट सब ट्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि 10, 11 और 12 इसके लेफ्ट में रहे होंगे और 16, 18, 19 और 20 इसके राइट में रहे होंगे। अब हमें ये नहीं पता कि 10, 11, 12 में से वापस से यहाँ रूट कौन बनेगा, लेकिन इतना पता है हमें कि 10, 11, 12 15 के लेफ्ट में रहे होंगे और 16, 18, 19, 20 15 के राइट में रहे होंगे। अब देखो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में रूट हमेशा सबसे पहले आता है, सबसे पहले 15, तो 15 को हमने रूट बना लिया। अब 10, 11, 12 इनमें जो भी पहले आ रहा है वो रूट रहा होगा, उसके बाद कौन आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है तो फिर ये बन जाएगा 15। 15 के बाद में यहाँ रूट क्या बनेगा, 10। अब 10 को ढूंढो, ये रहा 10। अब 10 के राइट में क्या है, 11 और 12। यहाँ 11 और 12 कहाँ है, इसके राइट में है, मतलब इसका लेफ्ट में आप कोई भी नोड नहीं है। 16, 18, 19, 20 में देखो सबसे पहले कौन आ रहा है,
सबसे पहले कौन आ रहा है यहाँ पर 20, तो अब 20 यहाँ क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब 20 को यहाँ ढूंढो, ये रहा 20। अब 20 के लेफ्ट में है 16, 18 और 19, ये इसके लेफ्ट में है 16, 18 और 19, इसका मतलब है कि इसके राइट में किसी भी तरह का कोई नोड नहीं है। अब आगे देखो 15, 10, 20, 11 और 12 में पहले कौन आ रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सबसे पहले कौन आ रहा है, 12। तो अब यहां से 12 क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब देखो ये 12 रहा और इस 12 के लेफ्ट में कौन है, 11 अकेला ही बचा है, तो अब इसको फिक्स कर दीजिए, 11 इसके लेफ्ट में आ जाएगा। अब यहाँ 16, 18 और 19 में देखो पहले कौन आ रहा है, तो आपका जवाब होगा पहले कौन आ रहा है, 18, तो इसके लेफ्ट में 18 यहाँ पर रूट बन जाएगा। अब देखो ये रहा आपका 18, 20 पहले प्रोसेस हो चुका है, इसके राइट में क्या है 19, तो इसके राइट में क्या आ जाएगा 19, अकेला एलिमेंट था इसलिए फिक्स कर दिया। और ये आपका 18 और इसके लेफ्ट में क्या है 16 अकेला, क्योंकि 15 तो पहले प्रोसेस हो चुका है, तो ये 16, तो ये आपका बीएसटी बनके तैयार है। और देखो ये बीएसटी की प्रॉपर्टी को 100% सेटिस्फाई कर रहा होगा। 10 15 से छोटा है, 20 15 से बड़ा है, 12 10 से बड़ा है और 11 12 से छोटा है, लेफ्ट में है कोई 18 20 से छोटा है, लेफ्ट में 16 18 से छोटा है, लेफ्ट में 19 18 से बड़ा है, राइट में। अब देखो बीएसटी हमारे पास आ गया, जब एक बार ट्री हमारे पास आ गया तो उसके बाद हम इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस, और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस फाइंड आउट करते समय सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद राइट को प्रोसेस करेंगे और सबसे आखिरी में हम किसको प्रोसेस करेंगे, रूट को प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले बॉटम पे चलते हैं, ठीक है। अब ना इसका कोई लेफ्ट है ना इसका राइट है, तो सबसे पहले हमने 11 को यहाँ प्रोसेस कर लिया। उसके बाद ऊपर की तरफ चलेंगे, अब इसका राइट नहीं है तो फिर उसके बाद रूट को प्रोसेस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। उसके बाद इसका कोई लेफ्ट नहीं था, ठीक है, तो हमने रूट को प्रोसेस किया, क्या है 10। उसके बाद इसके राइट में जाएंगे, राइट से इसके लेफ्ट में गए, इसके लेफ्ट में गए, ना इसका कोई लेफ्ट है ना इसका कोई राइट है, तो फिर किसको प्रोसेस कर लेंगे, 16 को प्रोसेस कर लेंगे। 16 को प्रोसेस करने के बाद इसके राइट को प्रोसेस करेंगे तो 19। अब लेफ्ट और राइट दोनों प्रोसेस हो गए तो अब रूट को प्रोसेस करेंगे 18। यहां से इसका कोई राइट नहीं है तो रूट को प्रोसेस करेंगे 20 और फाइनली 15। अब ये वाले ट्रेवर्सल सीक्वेंस आप मैच कर लीजिए, 11 12 10 16, 11 12 10 16, 11 12 10 16, 19 18 20 15, 19 18 20 15, यस, जो आपका ऑप्शन बी है वो अब आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लेट QUSVPTR इज ए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है, वही सेम सवाल इस बार भी हमें मिला है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस है और ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस है। इस बार प्री ना दे के हमें क्या दिया है, पोस्ट बाइनरी टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस गिवन है, इन ऑर्डर में गिवन है हमारे पास QUSVPTR, और जो आपका पोस्ट ऑर्डर है, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर गिवन है आपके पास UVSQTRP, और पूछा है आपसे यहाँ पर प्री ऑर्डर। अब प्री ऑर्डर फाइंड आउट करें उससे पहले हमें ट्री बनाना पड़ेगा। अभी अभी हम सीख के आए हैं कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस में जो सबसे आखिरी में होता है वो क्या होता है, आपका रूट होता है। तो यहां से पी क्या बन जाएगा, आपका रूट बन जाएगा। अब इन ऑर्डर में पी को ढूंढो, ये रहा पी, तो इसके राइट में कौन है आपका टी और आर, और लेफ्ट में कौन है आपके क्यू यू एस और वी। अब QUSV में आखिरी में कौन आ रहा है, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में जो सबसे आखिरी में होगा वही क्या होगा, आपका रूट होगा। QUSV, तो सबसे आखिरी में कौन आ रहा है, आपका Q सबसे आखिरी में आ रहा है। तो फर्दर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये P यहां से रूट क्या बन जाएगा, आपका Q आपका रूट बन गया। अब Q को आप कहां ढूंढिए, इन ऑर्डर में ढूंढिए, ये रहा इन ऑर्डर में Q, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, राइट में आपका US और V, राइट में आपका US और
V आपके राइट में ही है। अब T और आखिरी में कौन आ रहा है, तो आप कहोगे R आखिरी में आ रहा है, तो ये R, और R के लेफ्ट में T अकेला ही बचा है, तो फिक्स कर दीजिए ये T। मतलब P के राइट सब ट्री का काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, लेफ्ट सब ट्री में अभी बाकी है। तो Q में U, S और V में आखिरी में कौन आ रहा है, पोस्ट ऑर्डर में देखो सबसे आखिरी में आ रहा है S। तो अब यहां से रूट क्या बनेगा आपका, S रूट बनेगा। तो ये P Q, उसके बाद राइट में इसका रूट क्या बन जाएगा, S R T। अब S को कहां ढूंढिए आप, इन ऑर्डर में ढूंढिए S को, ये रहा S इन ऑर्डर में। इसके लेफ्ट में कौन है, U अकेला है, फिक्स कर दीजिए। लेफ्ट में कौन है, U अकेला है, फिक्स कर दिया। और राइट में कौन है, V अकेला है, फिक्स कर दीजिए, क्योंकि P T R ये सबसे पहले प्रोसेस हो चुके हैं। तो राइट में क्या आपका V अकेला है, प्रोसेस कर दिया। अब कोई भी नोड हमारे पास नहीं बचा है, तो अब हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट को प्रोसेस करेंगे, रूट को प्रोसेस करने के बाद लेफ्ट सब ट्री को, और उसके बाद राइट सब ट्री को प्रोसेस करेंगे। तो देखो सबसे पहले रूट को प्रोसेस किया तो P, उसके बाद लेफ्ट की तरफ गए, अब लेफ्ट में पहले फिर से रूट को प्रोसेस किया तो Q। अब इसका कोई लेफ्ट सब ट्री है नहीं, राइट में गए, सबसे पहले रूट को प्रोसेस किया S, उसके बाद इसके लेफ्ट में गए, सबसे पहले रूट को प्रोसेस किया U, इसका लेफ्ट राइट नहीं है, तो उसके बाद राइट को प्रोसेस किया, तो यहां से V, फिर यहां राइट में गए, सबसे पहले रूट को प्रोसेस किया R, उसके बाद इसके लेफ्ट में गए, सबसे पहले रूट को प्रोसेस किया T। ना इसका कोई लेफ्ट है ना कोई इसका राइट है, सारे के सारे नोड क्या हो चुके हैं, यहाँ पर विजिट हो चुके हैं। देखो इस सीक्वेंस का मैच होती है क्या, P Q S U V R T। यस, जो आपका ऑप्शन डी है वो यहां पर सटीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन डी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू। ठीक है, मतलब फॉल्स पूछा है, नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट। यस, ये बात तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो कैसा स्टेटमेंट है आपका, ट्रू स्टेटमेंट है। द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट। यस, ये भी कैसा आपका ट्रू स्टेटमेंट है। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड ऑल्सो बी बाइनरी सर्च ट्री। यस, ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। हमने पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि सबसे पहले वाले पे होगा, जो ये प्रॉपर्टी है वो रिकर्सिवली क्या होती है, डिफाइन होती है, हर एक सब ट्री पे भी ये अप्लाई होगी। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है। हमसे क्या पूछा था, नॉट ट्रू, ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज। अगला सवाल है, लेट ए बीएसटी इज कंस्ट्रक्टेड बाई इनपुटिंग एन ऑर्डर लिस्ट। ये एक बीएसटी है, इनको लेके हमें बीएसटी कंस्ट्रक्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Which of the following pair of element will be on the last level of BST? इस BST को कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसका जो लेवल होगा, जो आखिरी वाले लेवल पे, इनमें से कौन सा वाला पेयर आपको देखने को मिलेगा। तो डेटा है हमारे पास 33, 45, 2, 91, 47 एंड 95। इसको लेके हमें क्या करना है, बीएसटी तैयार करना है। तो 33 सबसे पहले रूट बना, उसके बाद 45 इससे बड़ा है तो राइट में जाएगा, उसके बाद 2 इससे छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, 91 इससे बड़ा है, 45 से भी बड़ा है तो इसके राइट में चला जाएगा, 47 45 से बड़ा है लेकिन 91 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा आपका 47, और उसके बाद 95 45 से भी बड़ा है, 91 से भी बड़ा है तो ये इसके राइट में आ जाएगा। हमें पता है कि जो हमारा रूट होता है वो हमेशा कौन से लेवल पे बैठा होता है, 0 लेवल पे। उसके बाद इसका जो लेवल आ जाएगा वो लेवल 1 आ जाएगा, इसके बाद ये लेवल 2 पे बैठे हैं और ये आपका लेवल 3 पे बैठे हैं। ठीक है, पूछा यही था लास्ट लेवल पे कौन से नोड अवेलेबल है, तो लेवल 3 पे 47 और 95 यहाँ पर अवेलेबल है, 47 95। यस, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर ट्री।
ये कुछ 4 ग्राफ हमें गिवन है और इन 4 ग्राफ में से कौन से वाले ट्री है और कौन से वाले ट्री नहीं है। ध्यान रखना, जब भी किसी ग्राफ को हम ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर किसी भी तरह का साइकिल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी ग्राफ में साइकिल नहीं बन रहा तो फिर उस ग्राफ को हम एज ए ट्री क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी शर्त कि उस ग्राफ में कहीं पर भी आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होना चाहिए या आपका जो ग्राफ है वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ए है, इस ए को मैं ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। आप इसको कहीं से भी शुरू कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ट्री में बनाना। तो सपोज करो हमने यहां सी से शुरू किया। अब देखो सी से आपका एक एज जा रहा है ए, एक एज जा रहा है बी, एक एज यहां जा रहा है डी और एक एज यहां पर जा रहा है आपका एफ और फिर एफ से एक एज जा रहा है ए। क्या इसमें कहीं पर भी कोई साइकिल बन रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं, कहीं पर भी साइकिल नहीं बन रहा है। तो इस ए को हम, इस नाम का जो ग्राफ है इसको हम एज ए ट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बी की तरफ चलिए। सपोज करो हमने इसको यहां ए से शुरू कर लिया, तो ये ए से एक एज जा रही है सी के लिए और एक एज यहां जा रही है एफ के लिए। एक एज किसके लिए है? एफ के लिए। फिर एफ से आपकी 2 एज जा रही है, एक ई के लिए और एक डी के लिए और फिर इससे एक एज जा रही है किसके लिए? बी के लिए। तो ये एक एज जा रही है किसके लिए? बी के लिए। क्या ये जो आपका ट्री की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, क्या कहीं पर भी साइकिल बन रहा है? नहीं। क्या कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स यहाँ देखने को मिल रहा है? नहीं। क्या ये एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो बी को भी आप क्या कर सकते हो? एज ए ट्री रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप सी की तरफ चलिए। सपोज करो आपने ए से शुरू किया, तो ये ए से एक एज जा रहा है आपका सी के लिए, एक एज जा रहा है आपका डी के लिए और एक एज जा रहा है आपका पी के लिए। उसके बाद सी से एक एज जा रहा है एफ के लिए, तो सी से एक एज जा रहा है एफ के लिए। फिर बी से एक एज जा रहा है आपका ई के लिए, बी से एक एज जा रहा है आपका ई के लिए और ई से एक एज जा रहा है आपका डी के लिए। एक सेकेंड, ए यहां से सी हो गया, डी हो गया एंड बी हो गया, राइट। उसके बाद बी से आपका ई है, बी से आपका ई, यस राइट। फिर ई से आपका डी है, इससे आपका कहां जा रहा है? एक एच डी के लिए जा रहा है, तो ये ए से आपका डी के लिए एक एज हो गया और सी से आपका एफ के लिए एज हो गया, तो सी से आपका एफ के लिए एज हो गया। अब जब आप इसको देखोगे तो यहां पर देखो एक साइकिल बन गया, मतलब एक क्लोज सर्किट यहां पर बन रहा है, साइकिल बन गया। तो आप इसको एज ए ट्री आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब डी की तरफ चलिए। ए से एक एज जा रहा है आपका एफ के लिए, ठीक है, यस। अब और कहीं से भी ये कनेक्टेड नहीं है। फिर आपका एक सी है, सी से एक एज जा रहा है आपका ई के लिए, ई से एक एज जा रहा है आपका बी के लिए और बी से एक एज जा रहा है आपका डी के लिए। लेकिन ये तो क्या हो गया? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये एक पोर्शन, ये दूसरा वाला पोर्शन, और ट्री में ये अलाउ नहीं है। तो यही आपसे पूछा है कि इन ग्राफ में से कौन कौन सा ट्री है? केवल ए और बी ट्री है, ए एंड बी ओनली। ऑप्शन ए जो है आपका सटीक बैठ रहा है यहाँ पर, ए बी डी, ए डी, ए बी सी डी, यस ऑप्शन ए जो है आपका सटीक बैठ रहा है यहाँ पर। अगला सवाल है, कंसिडर द एरे ए। कुछ डेटा हमें गिवन है एंड बोला है कि आफ्टर बिल्डिंग हीप, हीप ट्री बनाना है फ्रॉम द एरे ए, द डेप्थ ऑफ द हीप एंड द राइट चाइल्ड ऑफ मैक्स हीप। ठीक है, कौन से वाले हीप की बात कर रहे हैं? हीप पे भी मैक्स हीप की बात कर रहे हैं। और मतलब कि यहां पर जब इस डेटा को लेके आप मैक्स हीप तैयार करोगे तो उसके बाद में उस ट्री का डेप्थ और उसका जो राइट चाइल्ड है वो इनमें से क्या होने वाला है। और बोला है कि जो आपका रूट है वो कौन से लेवल पे बैठा हो, मान के चलना है कि वो 0 लेवल पे बैठा हो। तो देखो, जब भी हम हीप की बात करते हैं तो हीप आपका एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। हीप इज कंप्लीट बाइनरी ट्री।
और कंप्लीट बाइनरी ट्री होने की वजह से हमें एक सहूलियत मिल जाती है, और वो सहूलियत ये मिल जाती है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम एरे के थ्रू आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो हीप है इसके दो वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है आपका मिन हीप और एक होता है आपका मैक्स हीप। ठीक है, मिन हीप में जो रूट होता है, रूट की वैल्यू छोटी या बराबर होती है किससे, चिल्ड्रन से। और जो मैक्स हीप होता है, मैक्स हीप में जो आपका रूट है उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी या बराबर होती है किससे, चिल्ड्रन से। ठीक है, और बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप डेटा को लेके हीप ट्री क्रिएट करोगे तो उस टाइम पे जो नया नोड आता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट पोजीशन में फिल करता हुआ आखिरी वाला लीफ नोड बनता है। ऑब्वियसली जब वो आखिरी वाला लीफ नोड बनेगा तो वो हीप की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और जैसे ही वो हीप की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करेगा उसी टाइम पे आपको उसको वापस से क्या करना होता है, हिपिफाई करना होता है। हिपिफाई करने का मतलब है कि आपके पास पहले से हीप था, उसमें नया डेटा आया, नया डेटा आते ही उसकी हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई, वापस से हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे उस प्रोसीजर को आप यहाँ पर क्या बोलोगे, हिपिफाई बोलोगे, और वो सिलसिला चलता रहेगा। डेटा हमारे पास गिवन है, ठीक है, मैं अलग से बना लेता हूं इसे। एरे ए है हमारे पास फॉर 1, ये डेटा हमें गिवन है, और इस डेटा से हमें क्या करना है, सबसे पहले हीप बनाना है। हीप में कौन सा वाला, मैक्स हीप हमें बनाना है। तो शुरू किया तो सबसे पहले क्या आया, 4, तो 4 को हमने क्या बना दिया, रूट बना दिया। ध्यान रखना लेवल बाय लेवल फिलिंग ऐसे होती है, सबसे पहले लेवल 0 फिल होगा, सबसे पहले आपका लेवल 0 फिल होगा, उसके बाद लेवल 1 फिल होगा। तो सबसे पहले जो डेटा आएगा वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, उसके बाद डेटा कहाँ जाएगा, राइट में, फिर अगले वाला जब फिल होगा तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, फिर इसका लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और इस तरीके से क्या करता है, ये सिलसिला चलता रहता है। किसमें, जब आप हीप बनाते हो तब। तो अगला एलिमेंट आया आपके पास 1, तो 1 इसके लेफ्ट में जाएगा। क्या ये हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है, कौन सा वाला हीप है, मैक्स हीप, और मैक्स हीप में रूट की जो वैल्यू है वो उसके चिल्ड्रन से क्या होती है, बड़ी या बराबर होती है। यस, यहाँ पर 4 जो है वो बड़ा है किससे, 1 से। उसके बाद आया 3, तो 3 यहाँ पर जाएगा इसके राइट में। क्या अभी हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई है, तो आपका जवाब होगा नहीं, अभी भी हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं हुई है। उसके बाद आया 2, 2 यहाँ पर जाएगा। क्या हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई, यस, हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि 2 जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हिपिफाई करना पड़ेगा, और हिपिफाई करने का मतलब है वापस से हिप की प्रॉपर्टी को हमें मेंटेन करना है। तो देखो इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, आप स्वैप कर दीजिए, और इसको कब तक स्वैप करना है, जब तक 2 आपका या तो रूट ना बन जाए या फिर ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे ना चला जाए। तो देखो 4 के बाद में यहाँ 2 1 एंड 3, फिर से 2 को कंपेयर करो, 2 इज ग्रेटर देन 4, जवाब मिला नहीं, तो अब ये हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन हो गई है। तो हो गया था। उसके बाद हम 16, तो 16 यहां पर जाएगा। क्या हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई, आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल हीप की प्रॉपर्टी यहाँ डिस्टर्ब हुई। तो इसको हिपिफाई करेंगे तो 4 16 2 1 एंड 3, 16 इज ग्रेटर देन 4, यस। तो वापस से हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही है अभी भी, तो फिर से इसको हिपिफाई करेंगे तो 16 4 1 2 एंड 3। अब आपका जो नया नोड था वो रूट नोड बन गया, तो अब तो हीप ट्री होना ही है। 16 के बाद में आपका 9, तो 9 यहां पर जाएगा। क्या हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई, यस, तो वापस इसको क्या कीजिए, आप हिपिफाई कीजिए, तो 16 4 1 2, यहां पर आपका 9 आ जाएगा और यहां आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद 10, जब 10 जाएगा तो 10 यहां पर जाएगा।
क्या हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई है? फिर आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही है। तो वापस इसको क्या कीजिए, आप हीपिफाई कीजिए, और वापस हीपिफाई करोगे तो 16 4 1 2 10 3 एंड 9, क्योंकि 10 और 9 को आपस में हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। अगला एलिमेंट आ रहा है हमारे पास 14, तो 14 क्योंकि लेवल 0 फिल हो गया, लेवल 1 फिल हो गया, लेवल 2 फिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 14। क्या हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई है? यस, तो इसको हिपिफाई कीजिए। जब आप इसको हिपिफाई करोगे तो देखो ये दोनों आपस में स्वैप होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में स्वैप होने के बाद में भी क्या रहेगा, हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब रहेगी। तो फिर से यहां जब 14 आ जाएगा तो 14 को वापस से इन दोनों के साथ क्या कीजिए, स्वैप कीजिए, और जैसे ही 14 यहां पर आएगा उसके बाद हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 16, 16 के बाद यहां पर आएगा आपका 14, यहां पर आएगा आपका 4, और यहां आ जाएगा आपका 1, और यहां पर इसका राइट चाइल्ड होगा आपका 2, यहां से 10, यहां से 3, और यहां से 9। उसके बाद आ रहा है आपका 8, 8 यहां पर जाएगा। क्या हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई है? यस, हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई है, तो वापस इसको क्या करना पड़ेगा, आपको हिपिफाई करना पड़ेगा। इन दोनों को आपस में स्वैप करेंगे, लेकिन यहाँ आते ही हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि जो 8 है वो 14 से तो छोटा ही है। तो 16 14 10 3 9 14 के यहाँ 8 1 4 एंड 2, और आखिरी एलिमेंट आपका 7। तो 7 आपका यहां जाएगा, जैसे 7 यहां जाएगा हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी, और जैसे हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी दोनों को आपस में क्या करना है, स्वैप, मतलब 2 और 7 आपका आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। अब हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन हो गई है। तो इस डेटा से ये हीप ट्री हमने डिजाइन कर लिया। तो देखो ये कौन सा लेवल है, लेवल 0। ये कौन सा लेवल है, लेवल 1। ये लेवल 2, और ये कौन सा लेवल है, लेवल 3। अब दो बातें होती है ट्री के रिगार्डिंग, एक होता है हाइट और दूसरा होता है डेप्थ। ठीक है, हमें पता है कि हाइट का मतलब होता है ऊंचाई और डेप्थ का मतलब होता है गहराई। ठीक है, तो जब भी आपसे कहीं ये पूछे कि ट्री का हाइट क्या है, तो इसका मतलब है कि आपको ऊपर की तरफ देखना है, और जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो कहां से शुरू होकर देखोगे, जिस भी पर्टिकुलर नोड से आपको बोला गया है वहां से लेके रूट नोड तक पहुंचने के लिए जितनी एजेज बीच में आ रही है वो क्या कहलाएगी, उसकी हाइट कहलाएगी। और जब डेप्थ की बात होती है मतलब गहराई, तो आपको नीचे की तरफ देखना है। अब नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो कहां से देखोगे, रूट से ही तो देखोगे। तो रूट से लेके लीफ नोड तक पहुंचने के लिए जितनी बीच में एजेज आ रही है वो क्या होती है, उसकी डेप्थ होती है। हाइट का मतलब आपको नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, मतलब कि जिस नोड से आपसे पूछा गया है वहां से लेके उस रूट नोड तक पहुंचने के लिए जितनी एजेज बीच में आ रही है वो उसकी हाइट। और जब डेप्थ की बात की जाए तो डेप्थ हमेशा रूट से लीफ तक का मेजरमेंट किया जाता है। तो आपको रूट नोड से नीचे की तरफ देखना है, लीफ नोड की तरफ जितनी एजेज बीच में आ रही है वो क्या हो जाएगी, उसकी डेप्थ हो जाएगी। तो देखो हमसे डेप्थ पूछा था, तो आखिरी वाला लेवल ये है, मतलब कि ये आपके लीफ नोड है। अब कहां से शुरू होना, आपको रूट से। अब रूट से शुरू होके यहां तक पहुंचने के लिए टोटल कितनी एज, 1 2 और 3। तो इस ट्री का जो डेप्थ है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और एक बात हमसे और पूछी थी नेक्स्ट, सबसे पहला तो डेप्थ, तो डेप्थ तो क्या आ गया हमारे पास 3 एंड राइट चाइल्ड ऑफ मैक्सिम, मतलब कि जो राइट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड क्या है हमारे पास यहाँ पर, इसका 10। तो इसका राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में कहीं 3 और 10 है क्या, यस, ऑप्शन में 3 10 हमें बी पे मिल गया है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना आप कि जब भी आप हीप ट्री की बात करते हो तो हीप आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री को आप इजीली क्या कर सकते हो, एरे के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जब एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो एरे में जो एलिमेंट जाता है वो हमेशा लेवल बाई लेवल जाएगा। कैसा जाएगा, हमेशा लेवल बाई लेवल जाएगा। मान के चलो ये एरे है आपका,
ये क्या है आपका एरे है। इंडेक्स रही होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरीके से। हीप ट्री को जब भी एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो फिलिंग हमेशा लेवल बाय लेवल होती है। तो लेवल 0, तो 0th इंडेक्स पे क्या जाएगा आपका 16 जाएगा, उसके बाद 14 10 14 10, उसके बाद अगले लेवल 8 7 3 9 8 7 3 और 9 8 7 3 9, देन 1 4 2 1 4 एंड 2। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, बहुत आसानी रहती है, ठीक है। किसका, अगर कोई भी लेफ्ट चाइल्ड की अगर हमें इंडेक्स फाइंड आउट करनी है तो बहुत आसान होता है। कैसे, 2i+1 ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स मिल जाएगी। और जब राइट चाइल्ड के इंडेक्स की बात करते हैं हम, तो राइट चाइल्ड की इंडेक्स हमें मिल जाएगी 2i+2 करने से हमें राइट चाइल्ड की इंडेक्स मिल जाएगी। अब यहाँ पर i का मतलब क्या होता है, पेरेंट की इंडेक्स। i का मतलब क्या हो जाएगा, पेरेंट की इंडेक्स हो जाएगी। जैसे मान के चलो ये गया होगा 0 इंडेक्स पे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 और 9, इस तरीके से ये डेटा गया होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे मिलेगा, तो आप बोलोगे 2 इंटू i+1। अब i की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले के लिए पूछ रहे हैं हम, तो 2 इंटू 1+1 दैट मीन्स 3। तो थर्ड इंडेक्स पे जो भी रखा हुआ वो इसका क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है। तो थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 8 है, और 8 क्या है, 14 का लेफ्ट चाइल्ड है। 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 14 का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 3 का राइट चाइल्ड क्या है, 3 का राइट चाइल्ड मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो पेरेंट है उसका राइट चाइल्ड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3+2, तो 6+2 दैट इज 8। मतलब 8th इंडेक्स पर रखा हुआ जो भी कंटेंट है वो 8 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट चाइल्ड हो जाएगा। मतलब कि थर्ड इंडेक्स पे 8 था, इसका राइट चाइल्ड क्या है 4, जो कहां बैठा है आपका 8th इंडेक्स पे बैठा है। तो ये हीप की कहानी होती है। अगर यही आपका मेन हीप होता तो उस केस में पेरेंट की जो वैल्यू है वो उसके चिल्ड्रन से या तो छोटी होती या फिर बराबर होती। अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।